नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, हम लोग 9th क्लास का जो चैप्टर है फर्स्ट और सेकंड, जिसके अंदर दो बैलों की कथा और उसके बाद में दूसरा चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा ल्हासा की ओर, तिब्बत की जो एक यात्रा थी उसके बारे में हम लोग जो है 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। लेकिन बच्चों अभी चूँकि हम लोग अभी चैप्टर पढ़ रहे हैं, पता नहीं अभी चैप्टर के अंदर कुछ कोर्स जो है कम होने की संभावना है, इसलिए जो व्याकरण है हम लोग अब नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं। आज से एक बार हम लोग व्याकरण को कंप्लीट करेंगे और जब व्याकरण कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद फिर से हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे। अब आपको करना क्या है बच्चों, जैसे आपने जिस रजिस्टर में आपने चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कर रहे हो उसी रजिस्टर के आप चाहो तो 2 पार्ट कर सकते हो। एक पार्ट के अंदर आप लोग अपना होमवर्क क्वेश्चन आंसर कर सकते हो और दूसरे पार्ट के अंदर आप लोग व्याकरण का पोर्शन बना सकते हो। तो एक ही रजिस्टर के अंदर वो दोनों चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए बच्चों, हम लोग यहाँ व्याकरण की शुरुआत कर रहे हैं और मैं आप लोगों के लिए व्याकरण बिल्कुल 0 लेवल से शुरू करना चाहता हूँ, क्योंकि आपके जो टॉपिक हैं वो तो हैं ही, लेकिन उन टॉपिक के अलावा भी मैं कुछ ऐसी बातें आप लोगों को सिखाना चाहता हूं जिससे कि आपका भाषा से संबंधित जो ज्ञान है वो बढ़ सके और उसमें कई बातों को आप सीख सके। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ मैं आपके व्याकरण के टॉपिक लिख देता हूं कि आपके कौन कौन से व्याकरण के टॉपिक हैं। तो यहाँ एक जो टॉपिक है बच्चों जिसका नाम है शब्द निर्माण। क्या नाम है बच्चों? शब्द निर्माण। अब इस शब्द निर्माण के अंदर 4 तरह की इकाइयां होती हैं। शब्द निर्माण का ये जो टॉपिक है बच्चों, इसमें 4 तरह की इकाइयां होती हैं। शब्द निर्माण, इस शब्द निर्माण के अंदर 4 तरह की इकाइयां होती हैं, जिसके अंदर संधि होता है, समास होता है, प्रत्यय होता है और उपसर्ग होता है। शब्द निर्माण की कितनी इकाइयां होती है? तो शब्द निर्माण की जो है बच्चों वो 4 इकाइयां होती हैं। लेकिन 9th क्लास के हमारे सिलेबस के अंदर कितनी चीज़ें हैं? उन 4 में से केवल 2 बातें। कौन सी? प्रत्यय और उपसर्ग। तो हम लोग शब्द निर्माण के अंदर क्या देखेंगे कि एक तो सीखेंगे उपसर्ग, उपसर्गों से नए शब्दों का निर्माण कैसे होता है, और इसी के साथ में दूसरा हम लोग प्रत्यय लगा करके और नए शब्दों का निर्माण करना सीखेंगे। तो ये आपकी फर्स्ट यूनिट होगी एक तरह से देखा जाए शब्द निर्माण का। दूसरे नंबर पर अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो दूसरे नंबर के अंदर आपका जो टॉपिक है जिसका नाम है विशेषण। क्या नाम है बच्चों? विशेषण, जिसे हम सीखने वाले हैं। ये दूसरे नंबर का टॉपिक हो गया विशेषण। तीसरे नंबर पर एक टॉपिक होता है बच्चों परसर्ग या कारक। ने का क्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी जो परसर्ग या कारक ने का क्रिया पर प्रभाव। यहाँ हम लोग सीखेंगे कि ये जो ने कारक चिन्ह है इसका प्रभाव क्रिया के ऊपर क्या पड़ता है। ये जो कारक होते हैं बच्चों, उन कारकों के अंदर जो कारक चिन्ह होते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो ये जो कारक चिन्ह होते हैं इन्हें ही हम विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं और इन्हें परसर्ग के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कह रहे हैं कि परसर्ग या कारक चिन्ह जो ने है उसका क्रिया के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इस बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। और फिर बात ध्यान रखिएगा, जो चौथा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है वाक्य रचना। ठीक है, अब वाक्य रचना जो है इसके अंदर हम लोग सीखेंगे सरल वाक्य क्या होता है, संयुक्त वाक्य क्या होता है, मिश्र वाक्य क्या होता है, इनके बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। 5वां जो टॉपिक है हमारे सिलेबस के अंदर जिसका नाम है बच्चों समास। समास के बारे में सीखेंगे। 6ठे नंबर पर है अलंकार। अलंकार के बारे में सीखेंगे। और इनके अलावा जो व्याकरण के टॉपिक हैं हमारे, एक है आप लोगों के मुहावरे और एक पर्यायवाची विलोम शब्द और श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। यानी कि यहाँ मुहावरे की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? मुहावरे। और इन्हीं के साथ जो विलोम शब्द हैं, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द,
श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। तो इनके बारे में हम लोग अच्छे से जानने वाले हैं, सीखने वाले हैं। और एक जो टॉपिक आपका रह जाता है बच्चों, वो है अलंकार, तो हो ही गया। इसके अलावा देखिए मुहावरे, समास और अर्थ की दृष्टि से वाक्य। तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य जो हैं, ये वाक्य के अंदर ही हम लोग इस टॉपिक को क्या कर लेंगे, क्लियर कर लेंगे। तो कुल मिलाकर के आपकी व्याकरण के ये टॉपिक हैं। ये क्या है, टॉपिक है। लेकिन बच्चों ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई व्याकरण पढ़ते हैं हम लोग, तो उस व्याकरण की शुरुआत जब तक आप बिल्कुल जीरो लेवल से नहीं करेंगे, तब तक आपको इन चीज़ों का ज्ञान नहीं हो पाता है। यही कारण है, सबसे पहले तो आप ये सीखिए कि जो व्याकरण है किसे कहते हैं। जैसे हम लोगों ने बुक शुरू कर दी और उसके अंदर फर्स्ट और सेकंड चैप्टर जो है कंप्लीट भी कर लिया, लेकिन उसी जगह जब मैंने आपको ये बताया था कि एक तो जो होती है भाषा होती है और एक क्या होती है, उपभाषा होती है। भाषा और उपभाषा में अंतर क्या होता है, इन चीज़ों के बारे में भी हम लोगों ने जाना था। और वहाँ मैंने आपको ये बताया था कि जो भाषा होती है उसका अपना व्याकरण होता है, साहित्य होती है, लिपि होती है। तो हम वहाँ पर जो साहित्य है, साहित्य के इतिहास का जो विभाजन है, वो बातें मैंने आपको बताई थी क्योंकि चैप्टर शुरू किए थे। अब चूंकि व्याकरण शुरू कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए बच्चों कि व्याकरण है क्या। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भाई व्याकरण का मतलब क्या है, व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण की परिभाषा क्या है, क्या आप जानते हो क्या? अगर हमसे कोई पूछेगा तो बिल्कुल आप कहें जी हम जानते हैं, व्याकरण का मतलब क्या है हम जानते हैं क्योंकि हमने पढ़ा है। तो देखिए व्याकरण है क्या, इसके बारे में आप लोग जरूर सीखिएगा बच्चों। व्याकरण क्या है बच्चों? एक रचना है, एक ग्रंथ है, या यूं कह सकते हो पुस्तक है। ये व्याकरण जो है एक ऐसी रचना है, एक ऐसा ग्रंथ है, एक ऐसी पुस्तक है जिसमें भाषा के शुद्ध रूप को जानने के नियम और सिद्धांत लिखे होते हैं। व्याकरण एक ऐसी रचना है, एक ऐसा ग्रंथ है या एक ऐसी पुस्तक है जिसमें भाषा के शुद्ध रूप को जानने के नियम एवं सिद्धांत लिखे होते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, व्याकरण वह रचना है, वह पुस्तक है जिसमें भाषा के शुद्ध रूप को जानने के नियम एवं सिद्धांत लिखे होते हैं। आज मैं आप लोगों को बहुत ही बारीकी से व्याकरण समझाने वाला हूँ। ये जो टॉपिक हैं इनकी हम लोग शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग बच्चों व्याकरण क्या है, व्याकरण के अंग कितने होते हैं, इन चीज़ों की जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। तो यहाँ देखिए कि व्याकरण का मतलब क्या है बच्चों। तो इसमें आप समझ गए कि व्याकरण वह रचना है या वह ग्रंथ है जिसमें भाषा के शुद्ध रूप को जानने के नियम एवं सिद्धांत लिखे रहते हैं। हम अगर बात करें कि जो व्याकरण है इसके अंग कितने होते हैं, अगर हम अंगों की बात करें तो व्याकरण के अंग कितने होते हैं, इस बारे में हमारे पास खबर होनी चाहिए। तो देखिए व्याकरण के कितने अंग होते हैं बच्चों? व्याकरण के 3 अंग होते हैं। व्याकरण के 3 अंग होते हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वर्ण की, ठीक है। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे शब्द की, तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे वाक्य की। किसकी बात करेंगे? वर्ण, शब्द और वाक्य, ये 3 चीज़ें हैं बच्चों। तो आपसे अगर ये पूछ लिया जाए कि भाई व्याकरण किसे कहते हैं, तो आप बता देंगे भाई व्याकरण एक शास्त्र है, एक पुस्तक है,
एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें भाषा के शुद्ध रूप को जानने के नियम और सिद्धांत लिखे रहते हैं। और व्याकरण के अंग कितने होते हैं, व्याकरण के कितने भाग होते हैं? तो व्याकरण के 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। वर्ण, शब्द और वाक्य। देखिए बच्चों, यहीं से मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं कि वर्णमाला क्या है, कितने वर्ण होते हैं, वर्णों से शब्द कैसे बनते हैं, वर्ण और ध्वनि में क्या अंतर होता है, वर्ण, ध्वनि और अक्षर, ये 3 तरह के शब्द होते हैं। आखिर इन तीनों के अंदर अंतर क्या है? चूंकि बच्चों अभी आप लोग 9th क्लास के स्टूडेंट हो और 9th क्लास से ही आपका जो बेस है वो बिल्कुल सुदृढ़ हो जाए, मजबूत हो जाए, इसी हमें व्याकरण पढ़नी है, क्योंकि हमें 10वीं में भी पढ़ना है, 11वीं और 12वीं। तो 9 से लेकर 12th क्लास तक आपको व्याकरण को लेकर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने वाली, इसलिए हम लोग पूरा विस्तार से इन चीज़ों को सीखेंगे। तो देखिए यहाँ हम बात करेंगे बच्चों व्याकरण के बारे में, और व्याकरण का जो अंग है, इस अंग के साथ साथ हम बात करेंगे कि ध्वनि क्या होती है, और यहीं पर हम लोग बात करेंगे कि ये जो अक्षर है, अक्षर का मतलब क्या होता है, और यहाँ हम लोग जानेंगे कि शब्द और पद में क्या अंतर होता है। एक शब्द होता है और एक पद होता है, इन दोनों के अंदर आखिर क्या अंतर होता है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे वर्ण से। किससे शुरुआत करेंगे? वर्ण से शुरुआत करेंगे। फिर हम लोग शब्दों के बारे में देखेंगे और फिर हम लोग वाक्यों के बारे में जानेंगे। तो देखिए यहाँ वर्ण की परिभाषा, ध्वनि और अक्षर, इन तीनों के बारे में मैं आप लोगों को बहुत बारीकी से समझाता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ण के बारे में। तो वर्ण की जो परिभाषा है वो आप जानते ही हो, वह है छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े न किए जा सकें, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वह है छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े न किए जा सके, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। फिर ध्वनि किसे कहते हैं भाई? तो ध्वनि का मतलब क्या है भाई? आपने वर्ण की परिभाषा बता दी सर, तो फिर ध्वनि किसे कहते हैं? जी बिल्कुल, आप ध्यान दीजिए कि जैसे अपन बात कर रहे हैं ध्वनि, तो वर्णों का जो मौखिक उच्चारण होता है, जैसे हम बोल रहे हैं ए, आ, ई, उ, री, ठीक है, ए, आई, ओ, औ, ये क्या निकल के आ रही है? ध्वनि। ये क्या निकल कर आ रही है बच्चों? ध्वनि निकल के आ रही है। तो आप ये कह सकते हो वर्णों का जो मौखिक उच्चारण होता है उसे हम ध्वनि कहते हैं। वर्णों का जो मौखिक उच्चारण होता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? ध्वनि कहते हैं। ठीक है, तो वर्ण और ध्वनि का मतलब समझ में आ गया। तीसरे नंबर की जो बात है जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों? अक्षर के नाम से जान रहे हैं। किस नाम से देख रहे हैं? अक्षर के नाम से। तो देखिए अक्षर का मतलब क्या होता है? एक से अधिक वर्णों का ध्वनि समूह। एक से अधिक वर्णों का ध्वनि समूह जिसे एक ही श्वास में झटके के साथ हम जिसको बोलते हैं वो हम एक तरह से क्या किस नाम से जानता है? वो अक्षर के नाम से जाना जाता है। अब अक्षर जो होते हैं बच्चों, एक अक्षर भी होता है, द्विअक्षर भी होता है, त्रिअक्षर भी होता है, चतुर अक्षर भी होता है, पंच अक्षर भी होता है, षड अक्षर भी होता है। तो कहने का मतलब है अक्षर एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक से अधिक वर्ण पाए जाते हैं। एक से अधिक वर्णों का जो ध्वनि समूह है वो क्या कहलाएगा? आपका अक्षर कहलाएगा। लेकिन अब ध्यान दीजिए, एक से अधिक वर्णों से तो क्या बन जाते हैं? शब्द भी बन जाते हैं। शब्द और फिर अक्षर में अंतर क्या है ये भी हमें मालूम होना चाहिए। शब्द जो होता है वो एक सार्थक ध्वनि होती है। क्या होती है? वो सार्थक ध्वनि होती है। लेकिन जो अक्षर होते हैं वो सार्थक भी हो सकता है और निरर्थक भी हो सकता है। दोनों तरह से ये चीज़ें हो सकती है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, ध्वनि का मतलब क्या है और शब्द का मतलब क्या है, इन दोनों का अंतर क्या है, ये चीज़ हम देख रहे हैं। तो वापिस एक बार थोड़ा सा रिवीजन देखिए। वर्ण का मतलब क्या हो गया कि वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े न किए जा सकें, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। और वर्णों का
वर्णों का जो मौखिक उच्चारण है उसे हम क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। वर्णों का मौखिक उच्चारण ध्वनि कहलाता है, ठीक है। और जब उस ध्वनि को लिख दिया जाता है, लिपिबद्ध कर दिया जाता है, तो वो क्या कहलाता है? वो वर्ण कहलाने लग जाता है। अक्षर किसे कहते हैं? कि एक से अधिक वर्णों का ध्वनि समूह जिसे श्वास के एक झटके से उच्चारित करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। और ये जो अक्षर होता है बच्चों, ये इस तरह से हो सकते हैं, जैसे ये हलंत आएगा अंत में, ये द्विअक्षर हो गया, और अगर हम बात करें तो ये त्रिअक्षर हो गया। इस तरह से ये अक्षर चलते हैं। शब्द से अलग प्रक्रिया होती है इन चीज़ों की। तो ये तीन चीज़ हम ध्यान रखेंगे, वर्ण, ध्वनि और अक्षर। फिर बात करते हैं हम लोग शब्द और पद में अंतर क्या है। क्या है? शब्द और पद में क्या अंतर है? तो देखिए बच्चों, शब्द और पद में कोई अंतर नहीं है। क्या बोल रहे हो सर? जी बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं। शब्द और पद में कोई अंतर नहीं है, एक ही चीज़ है दोनों। यानी मैं आपके सामने ये लिख रहा हूँ बालक, घर, ठीक है, विद्यालय, ये लिख रहे हैं इस तरह से। ये क्या कहलाएंगे? शब्द कहलाएंगे। ये हैं ही शब्द, कहलाएंगे क्या? शब्द ही है। शब्द का मतलब क्या होता है? कि दो या दो से अधिक वर्णों का जो सार्थक ध्वनि समूह है वो क्या कहलाएगा? शब्द कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वो शब्द कहलाएगा। यानी वर्णों का सार्थक समूह, वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। तो फिर पद किसे कहते हैं? तो ध्यान दीजिए बच्चों कि जब वाक्य के अंदर शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वाक्य के अंदर शब्दों का प्रयोग किया जाता है और शब्दों से क्या बनता है? वाक्य बनता है। तो वाक्य में प्रयुक्त होने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम पद कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? पद कहते हैं। यानी जब शब्दों को एक व्याकरण की इकाई के रूप में लिखा जाता है, जब शब्दों को एक व्याकरण की इकाई के रूप में लिखा जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? शब्द नहीं कहकर क्या कहेंगे? उसे पद कहेंगे। जैसे मैंने लिखा बालक विद्यालय जाता है, बालक विद्यालय जाता है। तो ध्यान दीजिए कौन जा रहा है? बालक, तो ये कर्ता कारक है, ठीक है। कहाँ जा रहा है? विद्यालय, ये अधिकरण कारक है। और ये क्या है? क्रिया है। ये क्या चीज़ है? क्रिया है। यानी जब शब्दों का एक व्याकरण की इकाई के रूप में उन्हें लिखा जाता है तो वो क्या कहलाने लग जाते हैं? वो पद कहलाने लग जाते हैं। क्या कहलाने लग जाते हैं बच्चों? पद कहलाने लग जाते हैं। समझ बैठ गई? तो कुल मिलाकर ये ध्यान दीजिए कि है तो ये शब्द ही, लेकिन वाक्य में जब इनका प्रयोग किया जाता है तो ये शब्द नहीं कहलाते बल्कि पद कहलाने लग जाते हैं। क्या कहलाने लग जाते हैं? पद। तो वाक्य में प्रयुक्त होने वाले जो शब्द हैं उन शब्दों को ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? पद कहते हैं। क्या कहते हैं? उनको पद कहते हैं। फिर ध्यान दीजिए तीसरे नंबर पर बात करेंगे वाक्य। अब देखिए आपने वाक्य की परिभाषा कैसे याद कर रखी है? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं। जबकि ये परिभाषा गलत हुई कि नहीं हुई? क्योंकि वाक्य के अंदर शब्दों का प्रयोग होता है, लेकिन उन शब्दों को क्या बोला जाएगा? पद। क्या बोला जाएगा? पद। इसलिए जो परिभाषा होगी बच्चों उसके अंदर भी करेक्शन हो जाना चाहिए। क्या लिखा जाएगा? कि विभिन्न पदों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। विभिन्न पदों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। क्लियर सभी को? तो वापस ध्यान से देखिएगा, हमने ये चीज़ें पढ़ी हैं कि व्याकरण क्या है, और व्याकरण के तीन पार्ट हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। हम लोग सबसे पहले वर्ण से शुरुआत करेंगे, क्योंकि देखिए बच्चों हमारा ये टॉपिक है अलंकार, और इस अलंकार का जो टॉपिक है इसे सीखना चाहते हो तो हमें वर्णमाला का ज्ञान होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ अलंकार जो होगा वो किसी कविता में प्रयोग किया जाएगा, यानी कि जो पद भाग होता है उसके अंदर अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। तो वहाँ पर हमारे पास ये जानकारी होनी चाहिए कि जो पंक्तियाँ बनती हैं वो वर्णों से शब्द, शब्द से क्या बन रहा है? वाक्य बन रहा है। तो जो अलंकार होंगे वो ने सीखने के लिए वर्णमाला बहुत ज़्यादा जरूरी है।
ठीक है। मैं आप लोगों को वर्णमाला जो है ज़्यादा डेप्थ में ना ले जा करके कुछ ऐसी बारीकियां बताऊंगा, कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिससे कि आपको जो अशुद्ध लिखने की आदत है उसमें थोड़ा सुधार हो सके। मैं आपको मात्राओं का ज्ञान बताऊंगा, मात्राओं का प्रयोग कैसे किया जाता है और टोटल वर्ण कितने होते हैं और उन वर्णों को किस किस नाम से जाना जाता है। ये सब बातें जो हैं हम यहाँ इस पहले टॉपिक में जिसका नाम है वर्णमाला उसके माध्यम से हम लोग सीखेंगे। तो ये थोड़ी सी आप लोगों के साथ जानकारी शेयर की है मैंने, तो एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एज इट इज, और ऐसा के ऐसे ही आप अपने रजिस्टर में इसे नोट कर देंगे। इसमें ज़्यादा कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप इस पर हेडिंग डाल सकते हो कि ये 9th क्लास का जो व्याकरण है उसका जो सिलेबस है एक तरह से उसका विवरण है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आप लोगों को आगे समझाता हूं पहला टॉपिक। हाँ तो बच्चों देखिए, हम लोग सबसे पहले जो है वर्णमाला के बारे में बात कर रहे हैं। आज इस टॉपिक के अंदर वर्णमाला को सीखेंगे, इसके कितने भेद होते हैं, कितने तरह के वर्ण होते हैं, उन चीज़ों के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। तो देखिए वर्णमाला किसे कहते हैं। देखिए वर्ण प्लस माला दो शब्दों से मिलकर बन रही है। ये किसकी माला बनी हुई है? वर्णों की माला बनी हुई है। तो वर्णों के क्रमबद्ध या श्रृंखलाबद्ध समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि वर्णमाला की परिभाषा क्या है। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, अध्ययन की सुविधा से, यानी कि अध्ययन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए हम लोग वर्णमाला को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं, 3 भागों में इसे बांट सकते हैं। अभी हम लोगों ने देखा व्याकरण, अब हम लोग पढ़ रहे हैं वर्णमाला। पहला टॉपिक है वर्ण। तो यहाँ पर देखिए वर्णमाला के 3 पार्ट क्या हैं। इसमें एक तो होते हैं बच्चों स्वर, और एक होते हैं व्यंजन। क्या होते हैं? व्यंजन। और एक जो होता है तीसरे नंबर पर जिसे हम कहते हैं अयोगवाह। क्या बोला जाता है बच्चों? अयोगवाह बोला जाता है। स्वर, व्यंजन, अयोगवाह, ये 3 तरह के व्याकरण के जो वर्णमाला है उसके 3 भाग कर दिए। लेकिन अगर हमसे यह पूछा जाए कि भाई वर्ण के कितने भेद हैं, वर्ण के भेद, तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, वर्ण के केवल 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे स्वर की और दूसरे नंबर पर बात करेंगे व्यंजन वर्ण की। अब देखिए जो स्वर वर्ण होते हैं वो कितने होते हैं? 11। स्वर कितने होते हैं? 11। अगर हम लोग व्यंजन की बात करें तो व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। अब ध्यान दीजिए वर्णमाला में टोटल वर्ण कितने हो गए? 44 हो गए। टोटल वर्ण कितने हो गए बच्चों? ये कुल वर्ण की संख्या आ रही है। कुल वर्ण कितने हैं? 44। लेकिन देवनागरी लिपि के अनुसार वर्णों की संख्या कितनी मानी जाती है? 52। कितनी मानी जाती है? 52। तो मैं आप लोगों को यहाँ ये सब बातें बताना चाहता हूँ कि स्वर क्या है और व्यंजन क्या है। साथ ही जो 33 व्यंजन हैं इनके अंदर कौन कौन से व्यंजन हैं जिन्हें खड़ी पाई वाला अक्षर बोला जाता है, खड़ी पाई वाला वर्ण बोला जाएगा। ऐसे कौन से वर्ण हैं जिनको गोल वर्ण बोला जाता है, ठीक है। और ऐसे कौन से वर्ण हैं जिनको रे के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये कुछ तरह के वर्ण हैं, खड़ी पाई वाले वर्ण हैं, गोल वर्ण हैं, ठीक है। और इसी के साथ साथ हम लोग यहाँ स्वर भी जो पढ़ रहे हैं इसको देखते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए भाई स्वर किसे को कहते हैं, तो स्वर का मतलब है बच्चों ये ऐसे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण करते समय किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ऐसे वर्ण जिन्हें बोलते समय किसी दूसरे वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। या यूँ भी कह सकते हैं कि ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय मुख पूर्ण रूप से, पूरी तरह से
खुला हुआ रहता है उसे हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। या ये भी कह सकते हैं कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें हम क्या कहेंगे, स्वर कहेंगे। तो देखिए बच्चों, स्वर को समझाने के लिए मैंने आपको एक साथ कई परिभाषाएं बता दी। तो देखिए सबसे पहले तो ये जो 11 स्वर हैं इन्हें आप सीखिए। यहाँ मैं नोट कर रहा हूँ सबसे पहले स्वर। स्वर जो है यहाँ ए, आ, ई, ठीक है, लघु ई आएगी। दूसरे नंबर फिर आएगी दीर्घ ई, फिर आएगा उ, दीर्घ उ, री, फिर आता है ए, फिर आता है आई, फिर आता है ओ और फिर आता है ये औ। तो इस तरह से टोटल जो है ये 11 स्वर हो जाते हैं बच्चों। ध्यान दीजिए, हम बोलते हैं इनको ए, आ, ई, ई। एक तो ये ध्यान रखिएगा कि कहाँ छोटी ई आती है और कहाँ बड़ी ई आती है, कहाँ पर छोटा ऊ आता है, कहाँ पर बड़ा ऊ आता है। तो इसको सीखने के लिए क्या ज़रूरी है कि इन वर्णों का शुद्ध उच्चारण आपको करना आना चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चों कई बार हम लोग जो शब्द बोलते हैं उनका उच्चारण जो होता है वो शुद्ध नहीं करते। जैसे नाम तो क्या है, जैसे यहाँ पर मैं कुछ उदाहरण देकर बता रहा हूँ। अब देखिए नाम तो क्या है, ये दीक्षा, क्या बोलेंगे इसको, दीक्षा। लेकिन इसको बोलते कैसे, दीक्षा, दीक्षा, दीक्षा और दीक्षा, दीक्षा। शुद्ध उच्चारण क्या है, दीक्षा। क्या है, दीक्षा। किसकी ध्वनि आ रही है, बड़ी ई की ध्वनि आ रही है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों कि हमारी भाषा के अंदर, हिंदी के अंदर कई शब्द जो हैं वो अशुद्ध हो गए हैं। तो उसका एकमात्र कारण क्या माना जाता है, उनका उच्चारण करने का ढंग। यानी हमारी जो क्षेत्रीय शब्दावली होती है, हमारी जो स्थानीय भाषा होती है, उसके प्रभाव के कारण से हमारी जो भाषा है उसमें अशुद्धता आ जाती है। तो सबसे पहले तो ये ज़रूरी है, अगर आप शुद्ध ज्ञान सीखना चाहते हो भाषा का, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप इन वर्णों का उच्चारण करना सीख जाएं। यानी आप बोलेंगे कैसे, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। समझ में आ रहा है ना। मतलब आप देखिए, मुख की आकृति को देखने की कोशिश कीजिए, कैसे होठों की आकृति बदलती जा रही है। ठीक है, होठों की आकृति के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं ये भी पूछा जाता है। लेकिन मैं आपको इतनी डिटेल में नहीं ले जा रहा, यहाँ कुछ जो बारीकियां हैं वो समझिए बच्चों। अब देखिए ए जो आ रहा है इसका कोई भी मात्रा नहीं होती है, यानी इसे हम ए स्वर को एक उदासीन स्वर भी कहते हैं। यानी जब इसका प्रयोग व्यंजन के साथ किया जाएगा तो वहाँ पर इसकी मात्रा दिखाई नहीं देती है, और यही कारण है कि इसे हम क्या कहते थे, उदासीन स्वर कह देते हैं। ये जो आ दिखाई दे रहा है बच्चों, इसकी मात्रा ये होती है, लघु ई की मात्रा ये होती है, दीर्घ ई की मात्रा इस तरह से होती है, ये ऊ की मात्रा, दीर्घ ऊ की मात्रा, ये री की मात्रा, ये फिर ए की मात्रा, ये फिर आई की मात्रा, ये ओ की मात्रा और ये औ की मात्रा। इस तरह से देखिए ये मात्राओं की बात हो रही है। ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ध्यान दीजिए, वापस समझ में आ रहा है ना। एक तो उच्चारण करने की प्रैक्टिस करनी है बच्चों। 9th क्लास से अगर हम लोग ये बारीकियां सीख जाएंगे तो फिर 10th, 11th, 12th आगे की क्लासों के अंदर व्याकरण से संबंधित गलतियां आप लोगों से नहीं होगी। यही कारण है मैं आप लोगों को बिल्कुल शुरू से लेके चल रहा हूं ताकि आप लोग इन्हें सीखते हुए चलें। तो ध्यान दीजिए, ये क्या है, मात्राएं हैं। ये क्या चीज़ हैं, मात्राएं हैं। तो यहाँ एक टेबल मैं बना देता हूं जिससे आपको अपने रजिस्टर में नोट करनी है
और इसी तरह से आप लोगों को अपने रजिस्टर में लिखना भी है। तो यहाँ ये सब जो हैं स्वर और उनकी मात्राएं। तो स्वरों की संख्या कितनी होती है बच्चों? स्वरों की संख्या 11 होती है, किंतु मात्राएं कितनी होती है? मात्राएं केवल 10 होती हैं। कितनी होती हैं? 10 मात्राएं होती हैं। अब देखिए बच्चों, अब ये जो स्वर हैं, जब भी हम किसी व्यंजन के अंदर इन्हें मिलाते हैं तो इन स्वरों की मात्राएं मिलती है। यानी मात्राओं को देख करके आपको पहचानना आना चाहिए कि ये जो वर्ण है इसमें कौन सा स्वर है, ये जो व्यंजन वर्ण है उसमें कौन सा स्वर है। तो आप यहाँ देखिए बच्चों, ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, इनको बोलते समय किसी दूसरे वर्ण की ध्वनि नहीं सुनाई दे रही ना। तो ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय किसी दूसरे वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, जैसे कै आ रहा है, इस कै के अंदर अगर ए मिला देंगे तो ये क्या बन जाता है? कै। ठीक है। इसी तरह ये जो कै आ रहा है, इसके अंदर अगर आ मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा? का। ठीक है। इसी तरह ये जो कै आ रहा है, इसके अंदर अगर ई मिलाएंगे तो ये क्या बनेगा? की। अगर यहाँ पर कै के अंदर दीर्घ ई मिलाएंगे तो क्या बनेगा? की। क्या बनेगा? की। और इसी तरह कु, फिर कु, इधर क्री, इधर के, इधर कई, इधर को और इधर कऊ। अब ध्यान दीजिए, इसको बोलिए आप लोग। इनको जब आप बोलेंगे तो देखिए किसकी साउंड आती है आपको, कौन से वर्णों की आवाज़ आती है? देखिए कै, कै, ए आ रही ना, का, आ रही है, की, ई आ रही है, की बड़ी, ठीक है ना, कु, री आ रही है, क्री, के, ए, कई, ऐ, को, ओ, कऊ, औ आ रही नहीं है। यानी ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय किसी स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, उनको हम क्या कहते हैं बच्चों? उन्हें व्यंजन वर्ण बोलते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? व्यंजन वर्ण। तो ये दो चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए आज के इस वीडियो के अंदर कि स्वर किसको कहते हैं और व्यंजन किसको कहते हैं। तो हम देखिए, स्वर का मतलब आप सीख गए हो कि ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, उनको हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। और ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय किसी स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो यहाँ देखिए, स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। लेकिन अगर हम बात करें भाई मात्राओं की संख्या कितनी है, तो 10 जो है मात्राओं की संख्या होती है। तो देखिए बच्चों, यहीं से हम लोग आगे धीरे धीरे इन वर्णमाला को सीखेंगे। यहाँ व्याकरण का ये बेस है। व्याकरण अगर आपको सीखनी है तो ये सारा जो टॉपिक है ये हमको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। यही कारण है कि इस टॉपिक के अंदर मैं थोड़ा सा समय लूँगा आपसे, और थोड़ा सा समय लगना भी चाहिए, क्योंकि अभी आप ये समझिए कि 8th क्लास तक का जो पोर्शन है आप लोगों का वो एक अलग होता है, वहाँ पढ़ाने का थोड़ा तरीका अलग होता है। लेकिन अब 9th क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है आप लोगों को, वो 12th क्लास को ध्यान में रखकर पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि आपको 9, 10, 11, 12 ये 4 क्लासें पढ़नी है। और यहाँ का जो सिलेबस है वो आप लोगों को एक साथ एक जैसा ही लगे, इसलिए आप लोग इस व्याकरण को अच्छे से समझ लें एक बार, ताकि आगे की क्लासों में आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आए बच्चों। तो यहाँ 2 ही चीज़ें सीखनी है, स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं। आगे की बात हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। उम्मीद है आप लोग यहाँ सीख गए होंगे स्वर क्या हैं और व्यंजन क्या हैं, स्वर की मात्राएं क्या हैं। तो मिलते हैं अगली बार इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।